हेलो डियर स्टूडेंट, मैं शैलेश सर और आज के इस वीडियो में कक्षा 12वीं भौतिक विज्ञान का पहला अध्याय वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र को शुरू कर रहे हैं। और आज के इस वीडियो में हम वैद्युत आवेश के बारे में जानेंगे। वैद्युत आवेश क्या है, इसका परिभाषा कैसे देते हैं, इसकी खोज किसने किया। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे वैद्युत आवेश क्या होता है। तो हम आपको बता दें, वैद्युत आवेश को इंग्लिश में हम इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज। तो आज से लगभग 600 बीसी पूर्व, यानी कि 600 बीसी का मतलब हुआ 2600 वर्ष पहले, एक दार्शनिक थे जिनका नाम थेल्स था। इन्होंने बताया कि अंबर नामक किसी पदार्थ को जब ऊन या बिल्ली की खाल से, यानी कि 600 बीसी पूर्व थेल्स नामक दार्शनिक ने देखा कि जब इन्होंने अंबर और ऊन को आपस में रगड़ा, यानी कि अंबर को जब ऊन या बिल्ली की खाल से रगड़ा, तो उन्होंने देखा कि इस अंबर की वस्तु में एक गुण आ गया। वह गुण क्या था कि यह अंबर नामक जो पदार्थ था वह ऊन या बिल्ली की खाल से रगड़ने के बाद हल्की वस्तुएं, इसमें यह गुण आ गया कि यह क्या कर रहा था, हल्की वस्तुएं जैसे कागज, छोटे छोटे कागज के टुकड़े, इन्होंने देखा कि यह कागज के टुकड़े, यानी कि जब अंबर को ऊन या बिल्ली की खाल से इन्होंने रगड़ा तो देखा कि अंबर के अंदर एक गुण आया। वह गुण क्या था कि अंबर जो पदार्थ था वह हल्की वस्तुएं, जो वस्तुएं एकदम हल्की थी जैसे कागज के टुकड़े हैं, तो इन हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने लगा। क्या करने लगा? अपनी ओर आकर्षित करने लगा। तब इन्होंने देखा कि इसी तरह का गुण और भी कुछ वस्तुओं में आ गया। तब इन्होंने इसको इस प्रकार से परिभाषित किया। उन्होंने बताया इस गुण को लेके, तो परिभाषा उन्होंने बताया, परिभाषित किया इसको, कहा उन्होंने वह गुण जिसके कारण वस्तुओं को, यानी कि वह गुण जिसके कारण वस्तुओं को एक दूसरे के संपर्क में लाने या रगड़ने पर, यानी कि जब वस्तुओं को एक दूसरे के संपर्क में लाया जाता है या रगड़ा जाता है तो उनमें दूसरी वस्तुओं को अपनी तरफ, यानी कि दो वस्तुओं में से एक वस्तु में क्या होगा, ऐसा गुण उत्पन्न हो जाता है कि वह दूसरी वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित या प्रतिकर्षित करने लगता है। इस तरह से उन्होंने परिभाषा दिया, जिसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत आवेश कहते हैं। तो इस तरह से आपने देखा वैद्युत आवेश क्या है। वैद्युत आवेश के बारे में 600 बीसी पूर्व थेल्स नामक दार्शनिक ने बताया, देखा कि उन्होंने अंबर को जब ऊन या बिल्ली की खाल से रगड़ा तो उन्होंने देखा कि अंबर में एक विशेष प्रकार का गुण उत्पन्न हुआ, जिससे कि अंबर हल्की वस्तुओं जैसे कागज के टुकड़ों को अपनी तरफ आकर्षित करने लगा। इसी प्रकार और भी बहुत सी वस्तुएं थीं जिनको आपस में रगड़ा गया या संपर्क में लाया गया, तो इस तरह का गुण देखने को मिला। तो थेल्स साहब ने इसी गुण के आधार पर एक परिभाषा दिया। उन्होंने कहा कि वह गुण जिसके कारण वस्तुओं को एक दूसरे के संपर्क में लाने या रगड़ने पर उनमें दूसरी वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित या प्रतिकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है, वैद्युत आवेश कहलाता है। इस तरह से उन्होंने वैद्युत आवेश को परिभाषित किया। फिर इसके बाद उन्होंने बताया कुछ बातें और उन्होंने बताई
जैसे कि उन्होंने बताया कि जो यह आवेश उत्पन्न करने की जो प्रक्रिया है, यानी कि आवेश उत्पन्न करने की प्रक्रिया को उन्होंने कहा आवेश उत्पन्न करने की प्रक्रिया को आवेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? आवेशन कहते हैं। यानी कि अब आपसे अगर पूछा जाए आवेशन क्या है, तो आप कह सकते हैं आवेश उत्पन्न करने की प्रक्रिया को आवेशन कहते हैं। तो इस तरह से उन्होंने आवेश के बारे में बताया। इसी को यदि हम दूसरे रूप में परिभाषित करें तो हम बोल सकते हैं आवेश किसी वस्तु का वह गुणधर्म है, आवेश किसी वस्तु का वह गुणधर्म है जिससे वह वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। यानी कि वैद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा और चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा, यानी वैद्युत और चुंबकीय दोनों क्षेत्र को उत्पन्न करता है आवेश किसी वस्तु का। इस प्रकार का गुण है। तो इस तरह से हमारे थेल्स साहब ने आवेश के बारे में बताया। और इनके बाद डॉक्टर गिलबर्ट, कौन थे? डॉक्टर गिलबर्ट थे। उन्होंने इस प्रयोग को सिद्ध करके दिखाया। यानी कि कौन? डॉक्टर गिलबर्ट थे। इन्होंने क्या किया? इस प्रयोग को करके सिद्ध करके दिखाया। यानी कि जैसे थेल्स साहब ने इस बात को बता दिया, तो उनके बाद कुछ समय बाद, कुछ साल बाद डॉक्टर गिलबर्ट ने इसे प्रयोगों द्वारा देखा और इसे सिद्ध किया। तो यानी कि अब हम कह सकते हैं इसको नोट पॉइंट में, तो हम लिखेंगे आवेश के बारे में सर्वप्रथम थेल्स ने बताया और डॉक्टर गिलबर्ट ने इसे प्रयोगों द्वारा सिद्ध किया। यानी कि सबसे पहले आवेश के बारे में किसने बताया? थेल्स ने बताया। और इसे प्रयोगों द्वारा सिद्ध किसने किया? तो डॉक्टर गिलबर्ट ने किया। तो इस तरह से आपने आज देखा आवेश क्या है। अब हम देखते हैं आवेश का गणितीय रूप क्या है, यानी कि आवेश को गणितीय रूप में हम कैसे परिभाषित करते हैं। तो आवेश का गणितीय रूप क्या होता है, तो हम आपको बता दें आवेश को हम Q से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? Q से। और इसका जो फार्मूला होता है वह होता है Q बराबर I गुणे T। क्या होता है? Q बराबर I गुणे T। तो इसको अब हम परिभाषित कैसे करेंगे, यानी गणितीय रूप में क्या परिभाषित करेंगे? तो कहते हैं विद्युत धारा और समय, क्या बोलेंगे? विद्युत धारा और समय के गुणनफल को, विद्युत धारा और समय के गुणनफल को हम विद्युत आवेश यानी कि Q कहते हैं। आवेश को किससे प्रदर्शित करते हैं? Q से। तो चलिए इसके परिभाषा को लिखते हैं। तो लिखेंगे क्या? विद्युत धारा और समय के गुणनफल को विद्युत आवेश कहते हैं। क्या? विद्युत धारा और समय के गुणनफल को विद्युत आवेश कहते हैं और इसे इस्तेमाल Q से प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार से यह हमारा इसका क्या हो गया? फार्मूला हो गया। Q बराबर होता है I गुणे T। अब यदि इलेक्ट्रॉनों की संख्या दिया हो, इलेक्ट्रॉनों की संख्या n दिया हो कि हमारे पास n इलेक्ट्रॉन है, तो एक फार्मूला होता है जो Q होता है, यानी कि वह Q बराबर होता है n गुणे E। एक फार्मूला ये भी होता है आवेश का कि जो आवेश होते हैं वे इलेक्ट्रॉन के क्या होते हैं? पूर्ण गुणज होते हैं। जो भी आवेश होंगे वे इलेक्ट्रॉन के क्या होंगे? पूर्ण गुणज। इस बात को हम आपको आगे के वीडियो में बताएंगे, पूरा इसे भी क्लियर कराएंगे। तो बस आपको यहाँ यह जानना है कि आवेश का एक फार्मूला Q बराबर n गुणे E भी होता है। तो चलिए अब हम देखते हैं आवेश के मात्रक कौन कौन से होते हैं, आवेश का मात्रक क्या है, तो इसको देख लेते हैं। तो मात्रक निकालने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहला काम हमारा होगा आवेश का सूत्र लिखेंगे। तो सभी लोग जानते हैं आवेश का जो फार्मूला होता है वह होता है Q बराबर I गुणे T। अब हमको आवेश का मात्रक लिखना है, तो यहाँ लिखेंगे Q का मात्रक, यानी कि Q का मात्रक बराबर होगा I का मात्रक गुणे T का मात्रक, T का मात्रक।
तो आई क्या है? विद्युत धारा है। आई को हम क्या बोलते हैं? विद्युत धारा। और आई का मात्रक, विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। क्या होता है विद्युत धारा का मात्रक? एम्पियर होता है। तो लिख देंगे एम्पियर। और टी क्या है? टाइम। टाइम का मात्रक क्या होता है? सेकंड होता है। इसको लिख देंगे सेकंड। इस तरह से हम कह सकते हैं क्यू का जो मात्रक होता है वह होता है एम्पियर गुणे सेकेंड। क्या होगा? एम्पियर गुणे सेकेंड। इसी को एक नाम से और जानते हैं, एम्पियर गुणे सेकेंड को हम क्या कहते हैं? कूलाम भी कहते हैं। यानी कि आवेश का सबसे प्रचलित मात्रक होता है कूलाम। क्या होता है आवेश का सबसे प्रचलित मात्रक? कूलाम होता है। तो इस तरह से हमने देखे आवेश के मात्रक क्या क्या हैं। चलिए कुछ और भी मात्रक देखते हैं इसके। तो अब हम देखते हैं आवेश का सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होता है। तो आवेश का सीजीएस पद्धति में मात्रक स्टेट कूलाम होता है। क्या होता है? स्टेट कूलाम या ESU लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ESU। स्टेट कूलाम कहिए चाहे ESU कहिए। ESU का मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। स्टेट कूलाम को हम फ्रैंकलिन भी कहते हैं। यानी कि स्टेट कूलाम को हम क्या कहते हैं? फ्रैंकलिन भी कहेंगे। क्या कहेंगे? फ्रैंकलिन भी कहेंगे। तो इस तरह से हमने देखा कि आवेश का सीजीएस पद्धति में मात्रक स्टेट कूलाम या ESU या फ्रैंकलिन होता है। ESU को इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट कहते हैं। 1 कूलाम बराबर 3 गुणे 10 के पावर 9 ESU या स्टेट कूलाम या फ्रैंकलिन। अब बोल सकते हैं अगर हमको एक स्टेट कूलाम बराबर बताना हो, एक स्टेट कूलाम में कितने कूलाम होंगे, तो हम बताएंगे एक स्टेट कूलाम बराबर 1/3 गुणे 10 के पावर -9 कूलाम होगा। अब हम देखते हैं आवेश के कुछ और भी मात्रक होते हैं। जैसे आवेश के अन्य मात्रक में आवेश का एक मात्रक और होता है जिसे हम विद्युत चुंबकीय मात्रक कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय मात्रक। और इसको हम संक्षेप में EMU से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? EMU से। इसको हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, जिसे हम विद्युत चुंबकीय मात्रक कहते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं 1 कूलाम बराबर होगा 1/10 EMU। यानी कि 1 कूलाम में कितने EMU होंगे? तो 1/10 EMU होगा। अब हम देखते हैं आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराड होता है। क्या होता है? फैराड। यानी कि आवेश का जो सबसे बड़ा मात्रक होगा वो हमारा क्या होगा? फैराड होगा। और फैराड को हम F से प्रदर्शित करते हैं। और 1 फैराड बराबर होता है 96,500 कूलाम। क्या होता है? 96,500 कूलाम। अब हम देखते हैं आवेश के प्रकार। यानी आवेश कितने प्रकार के होते हैं, तो हम आपको बता दें बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आवेश के प्रकार के बारे में बताया। किसने बताया? यानी कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया। तो इसको हम लिखेंगे बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया आवेश 2 प्रकार के होते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया आवेश 2 प्रकार के होते हैं। पहला धनावेश और दूसरा ऋणावेश। धनावेश का मतलब क्या है? कोई भी वस्तु है हमारे पास, मान लीजिए हमारे पास एक वस्तु है, एक छड़ है। तो जब किसी वस्तु से क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। यानी कि जब भी किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, यानी कि जब किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, मतलब किसी वस्तु में जब इलेक्ट्रॉन की क्या होती है? कमी होती है, तो वह वस्तु क्या हो जाता है? धनावेशित हो जाता है। वह वस्तु क्या होता है? धनावेशित होगा। और जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? ग्रहण करेगा। यानी कि जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, यानी कि लेता है, मतलब उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? बढ़ेगी। तब वह वस्तु क्या हो जाता है? ऋणावेशित हो जाता है। इस तरह से इसको भी हम लिख सकते हैं। तो चलिए लिखते हैं। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं जब किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलता है, जब भी किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो वह कैसा होगा? धनावेशित होगी। अर्थात किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी होने पर वस्तु क्या हो जाती है? धनावेशित। आपको याद रखना है इस बात को। ऋणावेश में क्या कि जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, यानी कि जब ग्रहण करेगा तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? बढ़ेगी, उसमें वृद्धि होगी।
तो हम कह सकते हैं किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की जब अधिकता होगी तो उसके ऊपर कौन सा आवेश आएगा, ऋणावेश आएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि आवेश दो प्रकार के, धनावेश ऋणावेश क्या होते हैं। अब एक बात आपको और याद रखना है, नोट पॉइंट में याद रखिएगा। नोट पॉइंट में याद रखने का मतलब है कि जो सजातीय आवेश होते हैं, सजातीय आवेश का मतलब क्या होता है, सजातीय आवेश, तो सजातीय आवेश का मतलब होता है समान आवेश वाले, यानी कि धन धन वाले। दोनों आवेश कैसे होने चाहिए, जो भी आवेश होंगे वो क्या होने चाहिए, धन धन। तो सजातीय आवेश क्या करते हैं, एक दूसरे को क्या करेंगे, इनके बीच कौन सा बल लगेगा, इनके बीच कौन सा बल होगा, प्रतिकर्षण बल होगा। कौन सा बल होगा, प्रतिकर्षण बल। यानी कि हम कह सकते हैं कि सजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विजातीय आवेश जो होंगे, विजातीय जो आवेश होंगे, तो विजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। तो आप लिख लीजिएगा नोट पॉइंट में, सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं सजातीय आवेश के बारे में और विजातीय आवेश के बारे में। तो इस तरह से आज का हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आज हमने देखा आवेश क्या है, आवेश के मात्रक क्या है, आवेश के प्रकार कौन कौन सा है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह के टॉपिक को लेकर। तो आज के लिए बस इतना ही।